अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज अपोजिशन जमातों ने सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और अपोजिशन की तरफ से एक मुश्तरका सदारती उम्मीदवार की फिलहाल उम्मीद मध्यम हो गई है। एतजाज़ एहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, फजलुर रहमान नून लीग और MMA के लिए हुकूमती अलायंस के उम्मीदवार आरिफ अलवी हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, सदारती इंतखाबात के इलेक्टोरल कॉलेज में सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली शामिल हैं, जिनके अराकीन खुफिया राय शुमारी से सदर मुंतखब करते हैं। अगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाते तो सेनेट में अपोजिशन का पलड़ा भारी था, जो कि तकरीबन 55 के करीब बनता है। सिंध असम्बली में 97 था, पंजाब में भी आप कहें कि कांटेदार मुकाबला था और कौमी असम्बली में भी PTI को बारीक अक्सरियत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को अलबत्ता वाज़े अक्सरियत मिल सकती थी और हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर भी वाज़े अक्सरियत मिल सकती थी। ये गिनती हम आज़ाद उम्मीदवारों को निकाल कर आपको बता रहे हैं, लिहाजा PTI के लिए ये इलेक्शन जीतना इतना आसान ना होता। तो फिर नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या अपोजिशन सदारती इलेक्शन सिर्फ लड़ना चाहती है या जीतना चाहती है? प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अलायंस की पार्टीज को एतमाद में लिए बगैर जनाब एतजाज़ एहसन साहब का नाम नामजद कर दिया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क़यादत को, कारकुनों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। नून लीग को एतजाज़ एहसन की नामजदगी पर एतराज़ है, शायद इसलिए कि वो नून लीग की क़यादत के बारे में ऐसे बयान देते रहते हैं जो अब हजम करना शायद बड़ा मुश्किल हो। आर्मी स्ट्रीट भी दरअसल क्लिनिक, जो आर्मी स्ट्रीट का अस्पताल नहीं है, क्लिनिक है। ऐसा क्लिनिक है जहां ओपन हार्ट सर्जरी भी होती है, जहां कैंसर का इलाज भी होता है। वो दरअसल मलकियत ही मियां नवाज शरीफ और शरीफ खानदान की महसूस हुई। एक यूथ फंड बना दिया है, चले बड़ा अच्छा किया है, लेकिन पहले दिन ही पहली ईंट आपने जो रखी है वो खानदान में मरियम नवाज शरीफ के साथ जो नवाज शरीफ का नाम लगा हुआ है, क्या आपको कोई और नहीं मिला? सारा काम अपने खानदान में ही रखना है। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, वजीर आला शहबाज शरीफ साहब, पंजाब को चला रहे हैं हमजा शरीफ साहब, फॉरेन मिनिस्ट्री को अक्सर चलाते रहते हैं वजारत खारजा को शहबाज शरीफ साहब। पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थल्ले डांग मारो, वहां जो चोर है उसको पकड़ो। तो नाजरीन, ये एतजाज़ एहसन साहब के माजी के जो स्टेटमेंट्स हम आपको दिखा रहे थे, तो अब शायद नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल हो कि इनको वोट डालें एक सदारती उम्मीदवार के तौर पे। मगर क्या यही एक वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर अपोजिशन नहीं कर रही, या FIA के जो केसेस हैं आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर के जो गले पड़ गए हैं, क्या वो भी एक वजह है? आज यही सवाल एक रिपोर्टर ने आसिफ अली जरदारी साहब से किया, तो आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। सर कहते हैं कि इस केस के जरिए आपको कंट्रोल किया जाएगा। सर कहते हैं कि इस केस के जरिए आपको कंट्रोल किया जाएगा, मन मर्जी के फैसले करवाए जाएंगे, अपोजिशन मुतहद ना हो सके। कौन कहता है? नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की क्या मजबूरियां हैं? नून लीग मुस्बत अपोजिशन लीडर करने में और लीड करने में क्यों नाकाम रही है? और वफाक में जो सिर्फ 21 MMA सीटों के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, वो उम्मीदवार जो हैं, वो कैसे कबूल हो गए सबको, जबकि नून लीग का बतौर अपोजिशन इलेक्टोरल कॉलेज ज़्यादा है। हमारे साथ हैं इधर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर, बल्कि शुरू करती हूँ लाहौर से, चूँकि लाहौर में हमारे साथ हैं अज़मा बुखारी साहिबा, नून लीग की नुमाइंदगी कर रही हैं और ख़वातीन को हमेशा पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और इधर स्टूडियोज़ के अंदर हमारे साथ हैं सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडर हैं हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब, और वो पेश रहे हैं जो ये बैक चैनल टॉक्स रही हैं उसके अंदर ये पेश रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ हैं सेनेटर उस्मान काकड़ साहब, और आपका ताल्लुक़ पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से है। तो सबसे पहले चौधरी मंजूर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आप लोगों के साथ तो बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, मरी टॉक्स हुए, उसके बाद ये उम्मीद थी कि एक मुश्तरका अपोजिशन कैंडिडेट जो है सदारती उम्मीदवार वो आप लेके आएंगे, तो क्या वजह हुई कि आप लोगों ने एतजाज़ एहसन के ऊपर ये आप अड़ गए? पहले तो ऑन लाइटर साइड पे हमने कोशिशें बड़ी की, तो आखिरी जो कोशिश हमारी थी वो हमारा एक 3 बड़े सीनियर लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए
तो कल किसी दोस्त ने एक लतीफ़ा सुनाया कि वो कोई किसी का रिश्ता देखने गए थे, बाप तो बेटे का रिश्ता देखने गए थे, तो उन्होंने पहले बाप ने खुद ही उधर हाँ कर दी। हमने तो उन्हें जाकर कहा था कि एक मुश्किल में फंस गए सारे, तो आप बड़े जीरक सियासतदान हैं, तो आप इसमें अपना रोल अदा करें। हम हासिल बजिंजो साहब के भी पास गए, बाकी पार्टियों में महमूद खान साहब से भी, जो एतजाज साहब ने भी बात की, खुर्शीद शाह साहब ने भी बात की, वो इत्फाक से उसमें ना आ सके। सारी पार्टियों से कहा कि आप इसमें कोई रोल अदा करें, तो नहीं हो पाया वो जो हम चाह रहे थे। उसमें बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो ये देखनी चाहिए कि ये कोई अलायंस नहीं है अपोजिशन का, एक अरेंजमेंट था जिसको ये बात हम समझ गए। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप एतजाज एहसन साहब की जगह, जो हमें पता चला है फरतुल्लाह बाबर साहब का नाम देख सकते थे आप लोग, मैं गुजारिश करता रजा रबानी साहब का दे सकते थे, यूसुफ रजा गिलानी का दे सकते थे। मैं गुजारिश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो आज सारे इत्तेहादी जमातें जो गई हैं आज मौलाना साहब के साथ पेपर्स जमा करवाने, ये ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे थे सारे के सारे, ये उठकर इधर आ गए हैं। पीटीआई जो थी ये अपोजिशन में बैठी थी, वो उठकर उधर चली गई है। हम अपोजिशन में अपनी पोजीशन पे बरकरार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अलमिया ये हुआ कि हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान का इस वक्त जो इंटरनेशनली और नेशनली जो कैफियत बनी हुई है, उसमें एक ऐसा कोई बड़ा इख्तियार नहीं है। आपको भी पता है सदर साहब का ममनून हुसैन साहब रहे हैं या इससे पहले नहीं, क्या, मगर क्या इख्तियार था? तो आप ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल ना होते। एक बड़ा नाम देने की कोशिश की, जो लॉयर्स कम्युनिटी में भी, पॉलिटिकल हलकों में भी, अदब के अदीबों दानश्वरों में, इंटेलेक्चुअल्स के अंदर भी, नेशनली इंटरनेशनली एक नोन फिगर था। तो हमने कहा कि उस तरीके से हम इसको लेकर आगे बढ़ें ताकि एक पाकिस्तान को जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनमें से कोई ऐसी फिगर जो कम से कम ऐसा फेस जो हम दुनिया को दिखा सकें। स्पेसिफिकली मौलाना फजलुर रहमान के पर आपको क्या एतराज आते हैं? कोई एतराज नहीं। हमारा क्या एतराज हो सकता है? इंटरनेशनल कम्युनिटी का हो सकता है। नहीं, मैं अपने कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। उनके भी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। चलिए, मेरा कोई एतराज नहीं। हमारा सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ इतना बताऊं कि जो पहली अरेंजमेंट थी उसमें हमारे ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने इतराज़ात किए, हमने माने। हमने जाकर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के घर हमारे 2 लीडर गए, जाकर 3 दिन पहले बता दिया कि हमारी पार्टी नहीं इस तरह से मान रही, तो आप मेहरबानी करें चेंज कर लें। हो सकता था, नहीं हुआ, बदकिस्मती मैं इसको कहूँगा। फिर वो काउंटर बिल्कुल उसी तरह से, जो एतजाज साहब आपको भी पता है वो कभी गैर पार्लिमानी जुबान नहीं बोलते। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पेट फाड़ दूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उल्टा लटका दूंगा। ये अच्छा, अब मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अज़मा, आपका रिस्पांस मैं ज़रूर इस पे चाहूँगी, इसलिए चूंकि चौधरी एतजाज साहब के ऊपर नून लीग को जहाँ तक मुझे पता है स्पेसिफिक रिजर्वेशंस हैं, और शायद आपने ये कहा था कि हमें आप 3 लोग सजेस्ट कर दें और हम उसके ऊपर मान जाएंगे, मगर शायद उस तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मगर मैं सुनना चाहती हूँ आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? बहुत शुक्रिया मरीज़े। पहली बात तो ये है कि दोनों लोग मोहतरम हैं। मुझे मेरी एको आ रही है। अच्छा, हम एको इसमें प्रॉब्लम ये है कि जी हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बात कर सकती हैं तो कर लें। एक मैं पॉइंट ऐड कर दूं जी कि देखिए, ये बात बिगड़ी जब परवेज रशीद साहब ने स्टेटमेंट दे दी। अच्छा, अब लेट मी टेक दिस फर्दर। जी अज़मा, वो कह रही हैं कि जी परवेज रशीद साहब ने भी जो स्टेटमेंट दी ना कि एतजाज साहब को जाके जेल के अंदर माफी मांगनी चाहिए नून लीग से, तो उसके ऊपर भी वो बात कर रहे हैं। जी देखिए, मैं मुनीज़े, जब ये नाम, एक तो जब बिल्कुल अलायंस ना हो, लेकिन आप जब एक ऑपोजिशन की मुश्तरका लोगों के अंदर बैठते हैं और आप वहां पर कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं, तो फिर उससे, और फिर आप ये है कि आप मेजॉरिटी पार्टी नहीं हैं, लेकिन आप डिक्टेट करें पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। और ये जहां तक एतजाज साहब की बात है, एतजाज साहब ने गैर पार्लिमानी अल्फाज शायद नहीं बोले, लेकिन उन्होंने गैर इंसानी अल्फाज जरूर बोले हैं। आपने वो अभी वो क्लिप्स नहीं दिखाए जिसमें उन्होंने कहा झूठा है, ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, कलसूम साहिबा की जो बीमारी है, उन्होंने बीमारियों को निशाना बनाया। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कल को किसको क्या बीमारी हो जानी है किसी को नहीं मालूम होता। लेकिन एतजाज हसन जैसे आदमी के मुंह से यह बात सुनना, मेरा बड़ा खानदानी ताल्लुक है उनके साथ, लेकिन मुझे खुद बहुत अफसोस हुआ। और जो पूरी पार्टी के अंदर, वर्कर्स के अंदर से जो मैं आपको बता नहीं सकती कि जो मैसेजेस हमें ट्विटर के जरिए या बाकी मिलते रहे,
यकीन मानिए लोग एक ज़बान थे कि अगर इत्तेज़ार अहसन को आपने अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया तो हम तमाम लोग पार्टी छोड़ देंगे। यहां तक एक लोगों की वर्कर्स की एफिलिएशंस हर्ट हो रही थी उनके उन अल्फाज के साथ। सियासी बातें भूल जाती है लेकिन जो जाती हमले होते हैं और उस्मान काकड़ साहब भी यहाँ पे बैठे हैं और वो थर्ड पार्टी हैं, मोहसिन अजीज के अलावा वो थर्ड पार्टी हैं, मगर आपके ही इत्तेहादी रहे हैं। उस्मान काकड़ साहब, आप इस मसले को कैसे देखते हैं? इन दोनों की जो आपस में लड़ाई है उसने ऑपोजिशन को वीक कर दिया, जिसके अंदर आपकी पार्टी भी पिस गई। मैं बुनियादी तौर पर मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है। मैं इन दोनों की लड़ाई, इस लड़ाई को नहीं समझता हूँ। क्यों नहीं समझते? इस वजह से नहीं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर इस मुल्क में लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और डेमोक्रेटिक क़ुव्वतों के दरमियान है। इलेक्शन भी इसी बुनियाद पे हुआ। इलेक्शन से पहले भी ऐसी पार्टियों को तोड़ना, नए पार्टियाँ बनाना, नए अलायंसेस बनाना, फिर इलेक्शन में जो धांधली हुई वो भी तारीख का इशारा। मगर इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की क्या मुदाखलत हो सकती है? वो चौधरी एतजाज को चाहते हैं, वो नहीं चाहते इसमें जी। तो ये भी इस्टेब्लिशमेंट का होता है कि उसने मियाँ साहब को जो है वहाँ पर जेल में बंद किया। इस्टेब्लिशमेंट था, इसमें कोई शक है ही नहीं। ये भी इस्टेब्लिशमेंट है कि उसने जरदारी साहब के खिलाफ FIA की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खोल दिए, ख़ास मौके पे पेशी रखते हैं। इसमें तो सब ये लोग इन्वॉल्व हैं। आपको नहीं लगता कि ये इत्तेफाक है कि जिस दिन ये सब कुछ हो रहा होता है या इनकी आपस में नेगोशिएशंस हो रही होती हैं तो उसी दिन FIA के केसेस हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं, बिल्कुल एक प्लानिंग है, एक रोड मैप है इन लोगों के जो है, जो ये तमाशे कर रहे हैं, प्रेशर डालकर जो है अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। तो ये क्यों उनके हाथों में खेल रहे हैं? चौधरी मंजूर साहब एक डेमोक्रेट हैं, अज़मा एक डेमोक्रेट हैं, ये क्यों खेल रहे हैं इनके? मैं तो इस पे वो क्या कहूँ, अलबत्ता इसको नहीं खेलना चाहिए, ये मैं कहूँगा। मसला तो ये है कि चौधरी साहब ने कहा कि अपोजिशन अलायंस नहीं, ये बिल्कुल एक अलायंस है। इसमें सारी पार्टियां बैठी हुई थी, सारी पार्टियों ने इस पे यहाँ पे फैसला किया कि एक अलायंस होगा और अलायंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। पॉइंट वो कह रहे हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अच्छा, मोहसिन अजीज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, मगर मुझे ये बताएं कि जिस तरह के सेनेट के अंदर हमने एक अरेंजमेंट देखी थी सलीम मानवी वाला के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की हो गई थी, क्या कोई अब चांस है कि उस तरह की अरेंजमेंट फिर से हो जाए सदारती इंतखाबात के लिए? देखिए, जहाँ तक एतजाज साहब का सवाल है जी, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, हम उनसे उनके जो बहुत सारे इक़दामात हैं उनसे हम उनके मुतरफ़ भी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ही इज़ मच बेटर देन द अदर कैंडिडेट। लेकिन जो आरिफ अलवी साहब हैं, उनका भी जो पिछला 5 साल जो उन्होंने पार्लियामेंट में गुजारे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में सवाल उठाए हैं, और उनके अलावा उसके साथ उनका भी एक बड़ा स्ट्रगल है, 20-22 साल का इमरान खान साहब के साथ उनका स्ट्रगल है, वो भी बड़े मंजे हुए और अच्छे और एस्टैब्लिश्ड कैंडिडेट हैं। सब बहुत अच्छे हैं, मगर आपका झुकाव किस तरफ होगा? क्या ये हो सकता है कि आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आने वाले दिनों में? इसमें तो अभी इस वक्त कोई ऐसा कोई भी हमारा ख्याल नहीं है, और हमारे पास एक्चुअली नंबर्स भी मौजूद हैं। अच्छा। अगर ये अलग-अलग हो जाते हैं तब भी हमारे पास नंबर्स हैं, और अगर ये इकट्ठे भी हो जाते हैं फिर भी माशाल्लाह हमारे पास इस वक्त जो है नंबर्स मौजूद हैं। और बात यह, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि आजकल किसी के पेट में भी दर्द होता है तो वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट का इसमें रोल है, एक फैशन बन गया है। अब मेरा ख्याल इससे हमें निकल जाना चाहिए। जो इलेक्शंस हुए हैं जिस तरीके से हुए हैं, अगर हम इस डिटेल में जाएं तो सन 77 के जो इलेक्शन हुए हैं उस डिटेल में जाएं या किसी और डिटेल में जाएं तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। मैं समझता हूँ एक वेव चली थी और वेव के नतीजे में लोग कामयाब हुए, जो अच्छे लोग थे उनको कामयाब किया गया जिस पार्टी में भी। चूंकि मुझे जल्दी से एक वक्फा लेना है, काकड़ साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि जी ये एक तरीके से ये वैसी ही बातें हैं। जी मैं आपकी जानिब भी आऊंगी, और इसमें भी जरा बात करें कि क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो PTI है वो करीब हो सकते हैं? मसला ये इम्कानात तो हैं। कैसे कह रहे हैं आप? इनडायरेक्ट जो है वो एक हैं। कैसे? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के वोट में जो है बिल्कुल उसने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। अच्छा, ये तो मदद है। नहीं, मगर उन्होंने PTI को तो वोट नहीं दिया। नहीं, बस वही तो मदद है। नहीं जी, से आज आप आसिफ जरदारी साहब का स्टेटमेंट देखिए, जिसमें कैटेगोरिकली कहा है कि हम PTI समेत तमाम पार्टियों से बात करेंगे।
पंजाब में, मगर वो तो वो हम हर किसी से बात करना चाहते हैं। नहीं, पंजाब में ये पॉलिटिकल पार्टी है कि वो न्यूट्रल होगी पंजाब में। क्यों पॉलिटिकल पार्टी, या एक को दे देते या दूसरे को दे देते, या अपना एक वज़ीर-ए-आला ले आते हैं। और फिर हाँ भी पंजाब में उनके पास नंबर्स बहुत कम है, कम हो, मगर वो डालना चाहे उसको, चाहे जिसको भी हो पेटे में वो डालना चाहे, आवाम को कहते हैं। देखिए एक और बात, जी जी, जैसे मोहसिन अजीज साहब ने कहा, मेरे लिए काबिल एहतराम है कि मेरे पेट में दर्द नहीं है, मसला ये है कि आप लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पर अपना सारा वक़्त दाव पे लगा कर आप लोगों को यहाँ पे मुसल्लत किया। इस देखिए जनाब, इसके लाखों वोटर इसके गवाह हैं। अच्छा, मैं एक यहाँ पे वक्फा लेना है, मैंने मोहसिन अजीज साहब नहीं करना चाहिए। अच्छा मोहसिन अजीज साहब, काकर साहब कर रहे हो, मुझे एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद फिर इस जो कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग है, इसको कंटिन्यू करेंगे। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। ये जो सदारती इंतखाब हैं ये भी काफ़ी टेंस होंगे, और आपने देखा कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर जो गवर्नर्स थे उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, क्योंकि अगर वो हल्फ उठा लेते हैं तो एक सीट खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से कम हो जाती है और एक सीट जो है वो सेनेट से कम हो जाती है। मोहसिन अजीज साहब, क्या यही वजह है और कोई वजह है कि उन्होंने नहीं उठाया हल्फ? बेसिकली तो यही वजह है कि हम अपने नंबर्स पूरे कर रहे हैं, और यहाँ आपको ये मैं कहता चलूँ कि अगर कोई भी इनका चांस होता ना जीतने का, तो ये अलायंस फिर से बन जाता, क्योंकि पहले से इनको मालूम है कि ये जो है हमारे पास माशाल्लाह नंबर इतने मौजूद है कि अगर इनका अलायंस हो भी जाता है तो इंशाल्लाह वी विल टेक अ लीड। बात ये कि देखिए, मैं यहाँ जो बात करना चाह रहा था कि यहाँ पे जो धांधली का एक रिवाज की बात हो गई ना, अब देखिए जो लोग जीत गए हैं, जिस तरीके से जीत गए, अभी मौलाना फजल रहमान साहब का आप देख लें, उन्होंने इलेक्शन को रिजेक्ट किया, साथ ही वो इलेक्शन में भी खड़े भी हो रहे हैं, साथ ही अपना बेटे ने उनका ओथ भी ले लिया, वो डिप्टी स्पीकर के लिए वो नामजद भी उसको कर दिया, उसने भी वहाँ इलेक्शन लड़ा। इसकी कोई समझ नहीं आती है कि ये किस तरीके की हिपोक्रेसी है, किस तरीके की ये जो है ना काम कर रहे हैं कि ये एक तरफ जो है आवाम को बता रहे हैं कि जी इलेक्शन रिग हुए हैं। अब इलेक्शन को रिग होने का जो बात है वो सिर्फ ये कि जो धांधली हुआ करती थी, जो ठप्पे पे ठप्पे लगते थे पुराने ज़माने में, इस दफ़ा नहीं लगे। इस दफा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, इस दफा जो है बड़े तरीके से इलेक्शन हुए हैं, बड़े तरीके से इलेक्शन हुए हैं, और ठप्पे पे ठप्पे जो ये बैकडोर डिप्लोमेसी होती थी और जिस तरीके से ये जाके मुलाकातें करते थे वो हमें सबको मालूम है। मैं पहले भी हुकूमत का थोड़ा हिस्सा रह चुका हूँ, तो उसका मुझे मालूम है कि किस तरीके से एक बात जो काकड़ साहब ब्रेक के दौरान बता रहे थे, काकड़ साहब का ये कहना था नाजरीन के मौलाना फजल रहमान जो एक आ रही है कि जी सारे कह रहे हैं कि सालसी बनते बनते वो वजीर आजम के सदारती उम्मीदवार बन गए, तो वो कह रहे हैं कि अलायंस ने उनका नाम, अलायंस ने मौलाना फजल रहमान साहब का नाम को जो है नॉमिनेट किया। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना नाम खुद पेश नहीं किया है। आपकी इसके ऊपर क्या टेक है? अच्छा देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि हमें पता था पहले से, उन्होंने अपना नाम दिया था, इससे पहले भी एतजाज साहब का नाम आने से पहले भी। एक बात तो ये है कि वो बिल्कुल कैंडिडेट थे, अब बने हैं, खैर उनका हक है, हर किसी का हक है जो मर्जी कैंडिडेट। दूसरी दो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो देखिए, एतजाज साहब को हर डिक्टेटर ने जेल भेजा है। अयूब खान ने उनको जेल भेजा, याया खान ने उनको जेल भेजा, ज़ियाउल हक ने उनको जेल भेजा, वो मुशर्रफ के दौर में वो जेल में रहे। तो कोई डिक्टेटर ऐसा बुरा ना मनाइएगा चौधरी साहब, आपको भी पता है कि एक जमाना था जब बेनजीर भुट्टो साहिबा खुद और आसिफ जरदारी साहब खुद चौधरी साहब से बहुत नाराज थे, जिसकी वजह से केसेस थे वो लतीफ खोसा साहब को दिए थे। अगर आपको याद हो, बात सुने, अब आसमा जहांगीर साहब के साथ कभी बहुत अच्छा ताल्लुक होता था मोहतरमा का, या उनकी पार्टी का हिस्सा तो नहीं थी ना जी। राजी नाराज होना दूसरी बात है, मगर उनकी पार्टी का हिस्सा राजी नाराज होना दूसरी बात है। वो मेरे साथ कभी मेरी लीडरशिप राजी होती है, कभी नाराज होती है। मैं भी कभी अपनी लीडरशिप से राजी होता हूँ, कभी नाराज होता हूँ। हम कोई गुलाम तो नहीं है किसी के, हम एक और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैं दो बुनियादी बातें कहना चाह रहा हूँ। ये केसेस कब के हैं? 14-15 में बने ना। किसकी हुकूमत थी? नून लीग की हुकूमत। शुरुआत उधर हुई थी। नहीं, नून लीग की हुकूमत। चोई निसार साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से इजाजत लेकर ये किया। क्या किया? जरदारी साहब आज गए हैं,
क्या कहा है उनको एफआईए ने? उन्होंने कहा जी कि मैंने 2008 में रिजाइन किया था जरदारी ग्रुप से, 2008 से लेकर आज तक मेरा उससे कोई ऑफिशियल ताल्लुक नहीं। का तो है ना? नहीं, उन्होंने भी अपना डिफेंस लिया है ना, उन्होंने अपना डिफेंस लिया है। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें हर बार हर चीज पे सिंगल आउट, भुट्टो साहब के केस से लेकर, बल्कि बेगम नुसरत भुट्टो के केस से लेकर आज तक ना फेयर ट्रायल मिला है ना फेयर इन्वेस्टिगेशन मिली। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इशू है तो जहांगीर खान तरीन साहब के भी तो 2 बंदे थे ना, कुक और माली, और बाकी शुगर मिलों वालों को भी बुला ले। नहीं, मगर इधर मुझे चूंकि वक्फा लेने में चाह रही हूं अज़मा को एक मिनट जी, बाकी शुगर मिलों को वालों को भी बुला ले। अगर सबके ऐसे हो, ये बिजनेस चलता ही ऐसा हो, तो फिर हमें जलील क्यों किया जा रहा है? वो जेल में है और कहते हैं कि अच्छा, ये एक अहम बात है। चौधरी साहब, माजरत से मुझे वक्फा लेना है, फिर मैं सीधा आपकी जानिब आऊंगी, मगर सवाल तो ये बहुत सारे मोहसिन साहब सियासतदान भी उठा रहे हैं कि जब आप करप्शन की बात करेंगे और आपकी पार्टी करप्शन के एक झंडा लेके आई है और लोगों ने उनको वोट दिया है, तो जब आप मुकद्दस गाय को छोड़ देंगे और कुछ ही सियासतदानों को पकड़ेंगे तो फिर लोग तो सवाल करेंगे कि क्या ये एक विच हंट है या कि वाकई में करप्शन का सफाया है। इस पे मैं आप विच हंट नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे एहतसाब मुकम्मल तौर पे होना चाहिए। मगर जो उस्मान काकड़ साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी असली लड़ाई तो इस्टेब्लिशमेंट और डेमोक्रेसी के दरमियान है, बाकी सब कुछ जो है वो हेर फेर है। जी बिल्कुल, मैं उस्मान काकड़ साहब की एक लफ्ज़ से जो है वो इत्तफाक करती हूँ, बिल्कुल ऐसे है। और मुझे बड़ा हैरत हुई कि, लेकिन हैरत मुझे नहीं होनी चाहिए चूंकि मोहसिन साहब को जो यकीनन नजर नहीं आएगा कि क्या हुआ। और अभी वो कह रहे थे तारीख है, ये है, वो है, यही तो रोना है कि ये तारीख कभी नहीं बदली जा रही और हमेशा इलेक्शन से पहले जो है वो पॉलिटिशियंस को डिफेम करके अपनी मर्जी की एक क्यू लीग बनाई जाती है और उसका एक क्यू लीग में एक नया इजाफा इमरान खान के नाम से कर दिया जाता है। अब मुझे ये बताइए, जो साफ चली शफाफ चली है, इसने जो कैबिनेट में मेंबर लिए हैं, कर्जाखोर भी उसी के अंदर, जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं वो भी उसके अंदर, पंजाब की देख लीजिए, फेडरल की देख लीजिए, उसके अंदर नैब की इंक्वायरियों वाले भी शामिल है। मतलब ये किसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक चौधरी मंजूर साहब की बात है, जो वो कह रहे हैं कि हमारे दौर में केस बनाए गए, केस जैसे ये पनामा में कहते थे ना कि अगर वो ठीक था तो फिर आज ये भी ठीक है कि हमने तो मनी लॉन्ड्रिंग करने को नहीं कहा था ना, और या ये ओमनी ग्रुप हमने तो नहीं बनवाया, और ये मनी लॉन्ड्रिंग जो यहां से वहां बाहर पैसे गए वो हमने तो नहीं कराया। नवाज शरीफ साहब ने तो यही कहा था ना फोन करके कि ये पैसे जरा बाहर भिजवा लीजिए, हमने आप पे केस बनाने हैं। सिर्फ ये इल्जामात ही है। मगर देखिए आपने इन इल्जामात के ऊपर मुझे सिर्फ 2 बातें कह लीजिए। इन्हीं इल्जामात के ऊपर इस मुल्क में जो है वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर की तजलील की गई, उनको बेटी समेत किन किन अलकाबाद से नहीं नवाजा गया, और उसके बाद आज तक सबूत ढूंढे जा रहे हैं। सजा मिल चुकी है, जेल में जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सबूत ढूंढे जा रहे हैं। और ये कौम पागल नहीं है, वाकई इस दफा ठप्पों पे ठप्पे लगे हैं कि रिजेक्टेड वोट जो है वो कहीं ज्यादा है पोल वोट जो जीतने वाली उसके ऊपर, और 169 जो हल्के हैं उनमें से 62 ऐसे हल्के हैं जहां पीटीआई और नून लीग में से नून लीग जो है वो चंद वोटों से आ रही है, और अगर वो 62 माइनस कर दे पीटीआई के 115 में से, अच्छा, तो आपको पता है कि स्कोर क्या बनता है। तो ये कहना चाह रहे हैं सिस्टमैटिक 2018 की धांधली, अब सिस्टमैटिक हो गई है हर चीज, अब धांधली भी सिस्टमैटिक हो गई है, पुराने जमाने नहीं रहे। अच्छा मोहसिन अजीज साहब, कई ऐसे हल्के हैं जी जहाँ पे कि हम 100 वोट से 150 वोट से बल्कि 35 वोट से जो अमीर होती साहब हैं 35 वोट से उससे हमारे जो है आतिफ खान हारे हैं जी। ऐसे भी कई हल्के हैं। आप तो हजारों की बात करें, हम तो 100 की आपसे बात करें। बात यह है कि जो इलेक्शन हुए इलेक्शन हुए अपनी जगह पर हुए, इसी तरीके से नून लीग के कई हमारे जो स्टॉल वोट हम समझते थे कि ये इलेक्शन जीत कर आएंगे, वो हार गए हमने उनका कोई वो नहीं किया। इस वक्त जो है ये चीज़ें ख़त्म करें। बात ये कि देखिए ये तमाम चीज़ें हैं, हम जब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, हम कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें। हमारा कोई आदमी है उसके ऊपर अगर नैब का केस है, वी विल नॉट डिनाई दैट। हमारे ऊपर अगर वो बात है, सवाल करना चाहूंगी, आई डोंट वांट टू बाबर रहमान साहब के बारे में क्या ख्याल है? देखिए अगर उनके ऊपर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस है, अगर कोई केस चलता है और वो केस में प्रूव होते हैं तो बिल्कुल हमारा जो है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा किसी के साथ। पुराने इत्तेहादी हैं ये नहीं, लेकिन मुनीज़े एक सवाल मुझे ले लेने, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल ही छोटा सा सवाल। मुनीज़े एक मिनट,
एक मिनट में सिर्फ कहना चाहती हूँ, इमरान खान साहब ने ये खुद सेट किया था ना रूल कि जिसके ऊपर एक क्वेश्चन भी उठे वो जब तक क्वेश्चन क्लियर ना हो उसको नहीं आना चाहिए। आपने तो क्वेश्चन से भरी हुई मुसल्लमा हकीकतें अपने साथ बिठाई है, उनके बारे में इनका क्या ख्याल है? आपको क्यों निकाला? बाय द वे मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन मौजूद है, रिपोर्ट जमा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अपनी भी बात मुकम्मल कर ले, वक्त की किल्लत है जी। आपको मुझे क्यों निकाला का जवाब अभी मिल गया या नहीं मिल गया? अगर नहीं मिल गया तो आपको जो बाकी 2 केसेस रहते हैं उनमें भी मिल जाएगा। अगर आप इतनी डिटेल में जाना चाहते हैं, ये तो आप जैसे लोग थे, मोहसिन साहब, देखिए ये आपके मुखालफीन है, मगर यहाँ पे जो पैट के जनरल सेक्रेटरी हैं खुर्रम नवाज गंडापुर, उन्होंने सवाल उठाया है कि आप लोगों ने जो नामजद किया है पंजाब चीफ सेक्रेटरी, उनका नाम है रिटायर्ड मेजर आजम सुलेमान। अगर आपको याद हो होम सेक्रेटरी देखिए, अगर नाम आ रहा है ना उनका, तो उन्होंने कहा है कि जी ये तो मुलव्विस थे मॉडल टाउन किलिंग में, कोर्ट के अंदर इनका नाम आया है और बाकर नजफी की जो रिपोर्ट है उनका कलीदी किरदार था कि वो मंजरे आम पे ना आए। तो आप कैसे ऐसे बंदे को नामजद भी कर सकते? अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उसको बिल्कुल ऑब्जेक्ट करूंगा उसके ऊपर। मैं समझता हूँ ऐसे नामों को नहीं सामने आना चाहिए। अगर उसके ऊपर कुछ भी शक है, अगर उसके ऊपर कोई शक और शुबा है और अगर उसकी रिपोर्ट में नाम आया हुआ है, he should not be nominated. This is my view. And I think it will travel because हम जो अभी तक कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं, देखिए जो ऑस्टेरिटी ड्राइव की जो बात करते हैं या बाकी जो बातें हैं, अब खान साहब ने अपने से ये काम शुरू किया है और उन्होंने बार बार ये कहा है, ये कोई इलेक्शनरी कोई कैंपेन की बात नहीं हो रही। उन्होंने फर्स्ट स्पीच पे जो नेशन को डिलीवर की है, उन्होंने जो हाउस में आके दी है, उन्होंने आज जो सेनेट में आके बोला है, ही इज रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन अगेन एंड अगेन। दैट मीन्स दैट वी मीन बिजनेस। जब वी मीन बिजनेस तो हमने बार बार कहा है, इस तरह का अगर कोई नाम आएगा, अगर उसके ऊपर इस तरह के ऑब्जेक्शंस होंगे, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कोई अना का मसला नहीं है। हमें इस वक्त मुल्क को ठीक करना है, इसलिए ठीक करना है कि इस वक्त जो ये फाइनेंशियली जितना नीचे चला गया है और इसके बाद गुंजाइश नहीं है नीचे जाने की, इसलिए अल्लाह के लिए और इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के आवाम के लिए हमने इस मुल्क को सीधी रास्ते पे डालना है, चाहे उसमें जो भी रास्ते में आता है। मैं आपकी बात समझ गई। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, ये बताइए कि आपका जो एक पॉइंट के ऊपर अलायंस खड़ा हुआ था, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए 2018 के, उसके अंदर BBC की भी एक तहकीकाती रिपोर्ट आ गई RTS सिस्टम के ऊपर। उन्होंने कहा जी फेल कोई भी नहीं हुआ RTS सिस्टम। बहुत सारी चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर आई जो अब हम शाया भी नहीं कर सकते, चूँकि मीडिया के ऊपर भी ज़बरदस्त कदगनें लगी हुई हैं इस वक्त भी। तो क्या ऑपोजिशन को नहीं मिल बैठ के ये कम से कम तयन कर लेना चाहिए, मोहसिन अजीज साहब जैसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि मीडिया को फ्री एंड फेयर होना चाहिए, कि कम से कम आप इसके लिए ही, अपने लिए तो नहीं आप जद्दोजहद कर सकते, इसके लिए आप कर लें। नहीं देखिए, अगर तो इस चीज़ को देखें तो हम तो हमेशा से ये बात कहते रहे हैं कि 88 से लेकर आज तक जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा है हर इलेक्शन के अंदर, वो सबके सामने है। हम क्यों नहीं चाहेंगे, हमने तो कोशिश की पूरी कि ये हम इसको जो इलेक्शन है प्रोसेस उसको ठीक करें। जहाँ इसकी अकाउंटेबिलिटी हो पाएगी, होनी चाहिए। आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप वाकई में देखते हैं जो सिचुएशन बन रही है, मैं ऑनेस्टली दो हवालों से कहता हूँ, एक जो रियासती मशीनरी है और दूसरा जो पैसे का अमल दखल है। मैं ये समझता हूँ कि मैं लड़ चुका हूं जो इलेक्शन लड़ना था, मुझे नहीं पता मेरे से अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा। हमारे जैसे सारे सियासी कारकुन इस पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, एक रियासती मुदाखलत उसकी वजह से और एक जो पैसे का अमल दखल है उसकी वजह से। सो दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। जहाँ तक है उज़मा ने बात की, मैं एक गुजारिश कर दूँ, हम तलखियाँ नहीं बढ़ाना चाहते इस वक्त। हम नहीं कहना चाहते कि अगर हमारी मजबूरियाँ बताते हैं तो हम नहीं चाहते कि हम बताएं कि मियाँ शहबाज शरीफ की क्या मजबूरियां हैं, उनको उन पे मॉडल टाउन का केस, उनके आशियाना केस, उनके साफ पानी का केस या बाकी जो केसेस हैं उनकी क्या कैफियत, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। हम इस वक्त ये चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने एक मुस्बत रोल प्ले किया इलेक्शन के बाद, ताकि सारी जमातें आएँ और आकर इलेक्शन पार्लियामेंट के अंदर आए। आज कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, कोई इलेक्शन लड़ रहा है, ये तभी लड़ रहे हैं ना कि पार्लियामेंट के अंदर आए। लड़ाई हमने कहा कि लड़ें हम, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आकर लड़ें। सो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना तो कोई जमहूरियत का दरस थे, ना किस, हमने इस पौधे की आबियारी अपने खून से की हुई है, बाकी लोगों ने बातों से की हुई है। मगर देखिए जी, जो मजबूरियां इनकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी कोई मजबूरी, जो मजबूरियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारी नहीं है, इन मजबूरियों के अंदर जमहूरियत को कैसे आप स्ट्रेंथन करेंगे पार्लियामेंट के अंदर? अगर ये हम मुझे छोड़ दे 2 मिनट के लिए। हाँ। मसला है कि
मुसनाजिद साहब ने कहा कि मुल्क को सही रास्ते पर डालना चाहिए, सही रास्ते के लिए सही इलेक्शन होना चाहिए, जो नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यहाँ पर एहतिसाब की बात हुई। इस मुल्क में एहतिसाब सबसे पहले किससे शुरू होना चाहिए? पॉलिटिशियन से, नंबर 1, पार्लियामेंटेरियन से, और इसी के साथ यहाँ पर जो है सही एहतिसाब जो है वो सियासतदानों से, जुडिशरी से, एस्टेब्लिशमेंट से शुरू करना चाहिए, सही हो जाए। और इसी के साथ ये भी है कि मुल्क को सही रास्ते पे डालने के लिए, अभी आपको मालूम है